OROP का एरियल मामला क्या है? अब ये है क्या OROP? वन रैंक वन पेंशन। साथियों, वन रैंक वन पेंशन क्या है, अब मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूं। असल में साथियों है कुछ ऐसा कि भारत सरकार के साथ में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनमें कईयों को तो आप जानते हैं और कई आपको लगते हैं कि ये सब एक ही हैं। जैसे आपको लगता है कि भारत के जो फोर्सेज हैं, जो सैनिक हैं, वो एक जैसे ही होते होंगे। आपको लगता है शायद BSF भी आर्मी ही होती होगी, लेकिन BSF पैरामिलिट्री फोर्स है और वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ऐसे ही भारतीय सेना में आपको सब एक जैसे लगते होंगे। जो लोग आउटसाइडर्स हैं, सिविलियंस हैं, उन्हें नहीं पता होता कि सेना के अंदर क्या क्या नियम होते हैं। तो सेना के 3 प्रमुख अंग जो हैं भारतीय सेना के, जिसमें थल सेना, नभ सेना और जल सेना, नौसेना जिसे आप कहते हैं, है ना। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। एयरफोर्स, आर्मी और जो नेवी है, इन तीनों में सेम रैंक के जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं, इनके रिटायरमेंट पर इन्हें सेम ट्रीट नहीं किया जाता, अर्थात किया जाता था, पहले ये बोलना उचित होगा। यानी रैंक तो एक होती थी, लेकिन जब पेंशन मिलती थी तो अलग अलग मिलती थी। किसी को ज़्यादा पेंशन, किसी को कम पेंशन। ऐसा क्यों होता था? एक सुपीरियरिटी थी, या फिर ये समझ लीजिए कि ये माना जाता था कि हाँ भाई इनका काम ज़्यादा बढ़िया काम है, जबकि काम सबका बराबर है, वे देश की सुरक्षा में सभी लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में देश में एक मांग उठी जिसका नाम था वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन फिलहाल भी चल रही है, लेकिन इसमें एक फिलहाल मामला आया हुआ था और वो ये था कि जिनको वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद अब तक पैसा पूरा नहीं मिला है, दैट इज एरियर, कि इतने साल से अटका हुआ जिनका पैसा था जो नहीं मिला है, उन्हें लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में बहस किस बात की चल रही थी? कि एरियर कब भुगतान किया जाएगा। एरियर भुगतान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उस फैसले को आज आप चर्चा में ले रहे हैं, लेकिन मार्केट में यह चर्चा इस बात के लिए निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि लिफाफे में बंद करके हमें आप जानकारी क्यों दे रहे हो। हालांकि यह मसला बहुत बड़ा है, इसका ध्यान केवल इस बात के लिए आकर्षित कर लेना कि लिफाफे में बंद करके क्यों दे रहे हो, वो अतिशयोक्ति होगी। मैं आपको पूरा मुद्दा बताता हूं और फिर लिफाफे वाले मुद्दे तक भी लेकर चलता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आपको जहां पर सैनिक दिखाई दे रहे हैं, ये सैनिक और सैनिकों के परिवारजन हैं जो वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं, ठीक है। 2013-14 में यह मुद्दा काफी हाईलाइटेड रहा था। फिलहाल की सुर्खी क्या है? वन रैंक वन पेंशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि 28,000 करोड़ जो ड्यू है, जो आपको देना है पेंशनर्स को, जो सैनिक पेंशनर्स हैं जिन्हें देना है, उन्हें आप फरवरी 2024 तक पेमेंट कर दें। ये तो हुई पहली चीज। यानी एक जो फैसला आया, जो द हिंदू से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि 2024 की फरवरी तक पेंशनर्स को उनका बकाया दे दीजिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, वन रैंक वन पेंशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही, और वो क्या है? एक 3 जजेस की बेंच थी जो इस बात को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने जवाब सील्ड पैक लिफाफे में ना दे, ठीक है। जरूरी है कि कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी रहे। इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 बातें हुई। पेंशनर्स का जो एरियर है वो मिल जाएगा, कब तक मिलेगा? 2024 तक। अच्छा, अब थोड़ा सा विषय को समझते हैं। चर्चा में क्यों है, क्या है, सारी बातें बताते हैं। चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था जिसमें कि पेंशनर्स थे, पेंशनर्स की तरफ से पेंशनर का वकील थे और दूसरी तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी वकील थे। दोनों अपनी अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 सदस्यीय बेंच के सामने रख रहे थे। पेंशनर्स एरियर्स को अभी मांगते थे, सरकार ने कहा कि अभी पैसा नहीं है, हम फरवरी 2024 तक दे देंगे। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन पहले ये है क्या, क्योंकि आपको ये पता ना हो कि वन रैंक वन पेंशन क्या है, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जान लीजिए। साथियों, आजादी के बाद में पेंशन के मॉडल तय करने में 26 वर्षों तक वन रैंक वन पेंशन का मॉडल रहा। यानी देश आजाद हुआ, उसके बाद चाहे आप आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, एक जैसी ही पेंशन सबको मिलती थी आफ्टर रिटायरमेंट। 1973 के अंदर इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन मॉडल को समाप्त कर दिया कि नहीं भाई, सबको एक जैसी पेंशन नहीं दी जा सकती। और तीसरे वेतन आयोग ने सिविलियंस की जो पेंशन है उसमें तो वृद्धि कर दी और सैनिकों के पेंशन में कमी कर दी। मतलब पहले तो सैनिकों को पद के आधार पर कमी कर दी, फिर सैनिकों के साथ साथ क्या किया गया, वेतन आयोग ने जो सिविलियंस की थी वो तो पेंशन बढ़ा दी, जो आम जन है उसकी तो पेंशन बढ़ा दी, लेकिन सैनिकों की पेंशन कम कर दी। 1986 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने फिर चौथा वेतन आयोग आया, उसने मद्देनजर रखते हुए रैंक वेतन योजना लागू की। इसमें सेना के 7 अधिकारी रैंकों, नौसेना वायुसेना में जो उनके समकक्ष हैं, कि मूल वेतन को रैंक वेतन के रूप में निर्दिष्ट राशि से कम कर दिया। मतलब आर्मी के जो रैंक ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी भी, उनकी पेंशन भी किससे कम कर दी? वेतन जो है, उनकी जो सैलरी है वो एयरफोर्स और नेवी के जो उनके इक्विवेलेंट ऑफिसर्स हैं उनसे कम कर दी। यानी एक प्रकार से शुरुआत कहां से थी? 26 सालों तक सबकी तनख्वाह बराबर थी। इंदिरा गांधी जी ने
तनख्वाहों में थोड़ी कमी करना शुरू किया। तो आर्मी की सैलरी, आर्मी का वेतन सब कम कर दिया। राजीव गांधी जी ने अधिकारियों के साथ भी यही किया। उनके जो अधिकारी थे, जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, नेवी के और एयरफोर्स के अफसरों की तुलना में उनकी तनख्वाहें कम कर दी गई। इसके बाद 1986 के बाद के वर्षों में सशस्त्र बलों के कई कर्मियों के लिए पेंशन कम हो गई और ऐसी स्थिति में भारतीय पुलिस बल के अंदर भी वेतनमान के अंदर विषमता पैदा हो गई। इस वजह से एक मांग उठने लगी। क्या मांग उठने लगी? कि साहब पेंशन के अंदर या वेतन के अंदर विसंगति ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए एक समिति बनी जिसका नाम था कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गवर्नर भी रहे हैं, कहां के हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांग का विचार करते हुए कोश्यारी समिति का गठन किया, जो कि एक 10 सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनी। इसकी अध्यक्षता भगत सिंह कोश्यारी ने की और 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह चर्चा चलती रही कि समिति ने पूर्व सैनिकों की ओआरओपी की मांग को स्वीकार कर लिया। अर्थात सैनिक लगातार डिमांड करते रहे कि जब हमारी रैंक सेम है तो तनख्वाहें हमारी अलग क्यों हो या हमारी पेंशन अलग क्यों हो। ऐसी स्थिति में सरकार ने इनकी मांग को मानते हुए एक कमेटी बनाई, भगत सिंह कोश्यारी और जब महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। और ऐसी स्थिति में उनकी जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने जब ओआरओपी को स्वीकार कर लिया कि हाँ तो हम ओआरओपी देंगे, तो 2014 में जो केंद्र सरकार वर्तमान में है, उन्होंने आरओपी के कार्यक्रम का कार्यान्वयन का आदेश दे दिया। यानी 2014 में जाकर के वन रैंक वन पेंशन के तहत जो भी सैनिक थे उनकी जो वेतन विसंगतियां थी या पेंशन विसंगतियां थी उन्हें दूर कर दिया गया। अध्यक्षता भगत सिंह कोश्यारी ने की और 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह चर्चा चलती रही कि समिति ने पूर्व सैनिकों की ओआरओपी की मांग को स्वीकार कर लिया। अर्थात सैनिक लगातार डिमांड करते रहे कि जब हमारी रैंक सेम है तो तनख्वाहें हमारी अलग क्यों हो या हमारी पेंशन अलग क्यों हो। ऐसी स्थिति में सरकार ने इनकी मांग को मानते हुए एक कमेटी बनाई, भगत सिंह कोश्यारी और जब महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। और ऐसी स्थिति में उनकी जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने जब ओआरओपी को स्वीकार कर लिया कि हाँ तो हम ओआरओपी देंगे, तो 2014 में जो केंद्र सरकार वर्तमान में है, उन्होंने आरओपी के कार्यक्रम का कार्यान्वयन का आदेश दे दिया। यानी 2014 में जाकर के वन रैंक वन पेंशन के तहत जो भी सैनिक थे उनकी जो वेतन विसंगतियां थी या पेंशन विसंगतियां थी उन्हें दूर कर दिया गया। ठीक है, यानी तब से चला आ रहा जो सैनिकों की पेंशन में या तनख्वाह में अंतर था उसे पूरा करने का आदेश दे दिया गया। ये जो वेतन विसंगति थी, इसकी कमी को पूरा करना और फिर जो नए सैनिकों को 2014 से अब पैसा जो मिलना शुरू हुआ, उनमें जो वेतन वृद्धि थी, जिसे आप एरियर कहते हैं, उस वेतन वृद्धि का भुगतान करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर विवादित चल रहा था। कब तक भुगतान होगा? भुगतान होनी थी 28,000 करोड़ की राशि। केंद्र सरकार ने कहा कि एक मुश्त हमारे पास इतनी राशि नहीं है। वित्त मंत्रालय ने हमसे इनकार किया है कि हम इतनी राशि एक बार में पेंशन में नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हमें अलग अलग चरणों में उसे पैसा देने की इजाजत दी जाए। केंद्र सरकार की तरफ से प्रकट हुए वकील ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही जानकारी रखी कि साहब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास में इतना धन नहीं है कि एक बार में सारे एरियर्स दे दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप बंद लिफाफे में ये जानकारी क्यों दे रहे हो, सार्वजनिक रूप से जानकारी दो, देश को भी तो और जजेस और जो न्याय वो लोग हैं उन्हें भी तो पता चले कि सच्चाई क्या है। तो फिर सरकार ने, जो सरकारी वकील था, उसने पढ़ के सुनाया कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बार में इस धन को देने से रोका गया है। कहा गया है कि इसे 4 क्रम में दे दिया जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि सैनिकों को भी पता चल गया कि वित्त मंत्रालय के अंदर दिक्कत है कि भाई हमारे पास में इतना राजस्व एक बार में नहीं है कि दे दिया जाए। लेकिन इसको गुप्त रखा क्यों जा रहा था? गुप्त इसलिए रखा जा रहा था कि ये बात पता चले तो कहीं ये पता बुरा ना लगे कि देश के पास में इस चीज के लिए पैसा नहीं है या ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि देने के लिए तो पैसा जेब से ही चलेगा ना, तो पैसा नहीं है। तो अब इसको वो छुपाकर प्रस्तुत कर रहे थे। कोर्ट ने इस मुद्दे को पब्लिक कर दिया। लोग अपने अपने तरीके से इसे ले रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने इसे इस तरह से लिया है कि कोर्ट ने, कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी लिया है कि कोर्ट ने सब कुछ खुलेपन में रखने की सलाह दी है, सब कुछ खोल के बताया जाए कि पैसा नहीं है हमारे पास। अरे भाई, स्वाभाविक है कि आपने एकदम एक खर्चा बढ़ाया है तो उसका नियमित रूप से भुगतान होगा। और ऐसी स्थिति में यह तय किया गया है कि अभी 2024 के फरवरी तक सारे पेमेंट्स कर दिए जाएंगे। 4 क्रम के अंदर पेमेंट किए जाएंगे और पेमेंट का सीक्वेंस जो है वो 30 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। 30 अप्रैल 2023 को दिया जाएगा, फिर कुछ लोगों को 30 जून 2023 तक दिया जाएगा, फिर कुछ लोगों को 31 अगस्त 2023 तक दिया जाएगा, कुछ को 30 नवंबर 2023 तक दे दिया जाएगा और फाइनली 28 फरवरी 2024 तक सबका पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मुद्दा समझ में आ गया होगा और वन रैंक वन पेंशन की कहानी भी आपको क्लियर हो गई होगी।